जय हिंद। बाबा साहेब को लेकर एक सवाल उठता था मेरे दिमाग में, शायद आपके दिमाग में भी उठता हो, कि क्या बाबा साहेब के लिए अपना देश ज़्यादा इम्पोर्टेंट था या फिर अपना दलित समुदाय ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। छोटा सी मतलब कम्युनिटी और बड़ा सी मतलब कंट्री। छोटा सी इम्पोर्टेंट था या बड़ा सी इम्पोर्टेंट था। तो इसका आंसर हम जानेंगे बाबा साहेब के जीवन के कुछ 15 फैक्ट्स से। वैसे आज उनकी जयंती है तो सबसे पहले उनको प्रणाम। उनका जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 में। तो मैं सीधे फैक्ट्स पे आता हूँ। दरअसल वो दलित होने से पहले वो हिंदू थे और उससे भी पहले वो भारतीय थे। तो हिंदू होने के बावजूद भी उन्होंने हिंदुओं का धर्म ग्रंथ मनुस्मृति को उन्होंने क्यों जलाया, इसका आंसर मैं 5 पॉइंट के साथ देना चाहूंगा। दरअसल जब वो छोटे थे ना, 9 साल के थे, तब वो सतारा गांव से कोरेगांव जा रहे थे। तो एक बैलगाड़ी पे जाना था उनको। तो बैलगाड़ी वाला बोलता है कि तुम छोटी जात के हो, तुम लोग, मैं मैं नहीं चलाऊंगा बैलगाड़ी, तुम चलाओगे, किराया भी मैं तुमसे 2 गुना लूंगा। ये चीजें। और जब वो छोटे थे तब उनको क्लास के अंदर नहीं, बाहर बिठाया जाता था, वो बाहर से ही क्लास लेते थे। और जब बड़े हुए तो उड़ीसा का एक मंदिर है, जगन्नाथ जी का मंदिर है, बहुत ही फेमस मंदिर है, आई थिंक सो। तो वहां पर उनको ये कहकर निकाल दिया गया था कि भाई तू छोटी जात का है, तेरे को अलाउड नहीं है इधर। और मतलब एक बार कोलकाता जा रहे थे, तब कोलकाता गए तो एक नौकर बोलता है कि तू छोटी जात का है, इसलिए मैं तुझे खाना नहीं परोसूंगा। मेहमान के तौर पे गए थे उधर। और सार्वजनिक स्थानों पर आपको मालूम होगा, उनको सार्वजनिक स्थलों पर उनको पानी नहीं पीने दिया जाता था। तो ये कुछ 5 पॉइंट्स है, इनको देखकर उनको बहुत गुस्सा आता था कि भाई ऐसा क्यों होता है। तो यही कुछ रीजंस थे जिनकी वजह से उन्होंने मनुस्मृति को जलाया। फैक्ट नंबर 2। दरअसल आपको मालूम होगा आर्टिकल 370, जिससे कि कश्मीर को एक स्पेशल आइडेंटिटी मिलती है। उसको उसका जब ड्राफ्ट बनाया था ना शेख अब्दुल्ला ने, तो अपने बाबा साहेब और सरदार पटेल दोनों ने मना किया था साफ साफ कि नहीं, ये आगे जाके नुकसान करेगा। ऐसा ही हुआ। तो इसीलिए ना ऐसे ही कुछ रीजंस हैं जो मैं आपके साथ आगे डिस्कस करने वाला हूँ, जिससे उनको कहा जाता था विजनरी ऑफ ह्यूमन राइट्स। फैक्ट नंबर 3। आपको मालूम होगा आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसका फॉर्मेशन की जो रूट रीजन है, मतलब जो जड़ित रीजन है ना, वो है अपने बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की एक लिखी हुई बुक। उसका नाम है द प्रॉब्लम ऑफ रूपी, ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन। इस बुक की मदद से ना अपने आरबीआई का फॉर्मेशन हुआ है। फैक्ट नंबर 4। दरअसल कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने एक रिसर्च की, करीबन 100 लोगों को उठाया, टॉप 100 लोगों को, की ग्रेटेस्ट स्कॉलर्स, जिनमें सबसे पहले नंबर पे ना अपने बाबा साहेब आते हैं। नंबर 1 स्कॉलर इन द वर्ल्ड इज अपने डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर। फैक्ट नंबर 5। अगर कोई आदमी या कोई औरत अपनी शादी से खुश नहीं है, वापस शादी करना चाहती है, फिर बच्चा अडॉप्ट करना चाहती है, तो चाहता है या चाहती है, तो एक रूल अपने इंडिया में, राइट टू डिवोर्स, राइट टू रिमैरी, राइट टू अडॉप्ट द चिल्ड्रन। तो ये रूल ना अपने बाबा साहब ने ही निकलवाए थे, आपको मालूम हो तो। दरअसल इसीलिए ना उनको बोला जाता है विजनरी ऑफ ह्यूमन राइट्स। मैं आपको बता चुका हूँ पहले, मतलब वो पहले से ही परख चुके थे कि आगे जाके ह्यूमंस को कैसे कैसे राइट्स की जरूरत पड़ेगी। फैक्ट नंबर 6। दरअसल अपने इंडिया में ना एक रूल है, लेबर सेवियर राइट्स। इससे क्या होता है, अगर आपसे अपना मालिक, आपका मालिक आपसे 8 या 10 घंटे से ज्यादा काम करवा रहा है, तो उसको पनिशमेंट हो सकती है। खैर इतना फेमस नहीं है लेकिन है। दरअसल अपने डॉक्टर्स, अपने पुलिस, इनका थोड़ा सा अलग है, ये पॉलिटिशियंस के ज्यादा ही अंडर में आते हैं, इसलिए इनको अभी बहुत ज्यादा काम करना पड़ता है। लेकिन एक सीए, एक टीचर, इनको ज्यादा से ज्यादा 8 से 10 घंटे का काम करना पड़ता है। तो ये रूल ना किसने निकलवाया? बाबा साहब ने। सेम वही डायलॉग कि विजनरी ऑफ ह्यूमन राइट्स, उनको पता था कि भाई क्या करना रहता है, क्या चाहिए ह्यूमंस को। फैक्ट नंबर 7। यूनिफॉर्म सिविल कोड, मतलब इसका मतलब है कि हर एक इंसान को भारत में समान नजर से देखा जाए। ये कास्ट के बेसिस पे नहीं बनाया गया था, मतलब आप दलितों और ब्राह्मण है, इन दोनों को आपको सेम देखना पड़ेगा, ऐसा ही नहीं, ये तो है ही। ये तो इसके अंदर है ही। जबकि रिलीजन के अकॉर्डिंग भी आपको देखना पड़ेगा, अगर कोई मुसलमान है और कोई हिंदू है तो दोनों को एक ही नजरिए से देखा जाएगा। वो है भारतीय नजरिए से, मतलब ये दोनों भारतीय हैं। तो ये रूल ना, वैसे अभी एक रूल एक्ट बनाया था एनआरसी और सीएए, जो दोनों है ना, ये पूरी तरह डिनाई करते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड को, क्योंकि इसमें तो साफ साफ बताया कि जाओ भाई पाकिस्तान जाओ, तुम लोग बांग्लादेश जाओ मुसलमान लोग, लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है ना, ये कहता है कि भाई सबको समान नजर से देखा जाए। तो ये भी अपने बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने बनाया। फैक्ट नंबर 8। दरअसल हम सबको मालूम है कि गांधी जी और बाबा साहेब में मतभेद थे, विचारों के मतभेद थे, लेकिन कहीं ना कहीं रेस्पेक्ट तो थी यार। देखो दरअसल पूना पैक्ट में अगर
बाबा साहब अम्बेडकर चाहते तो उनका अनशन नहीं तोड़वाते, उनकी तबीयत खराब हो जाती, लेकिन उन्होंने समय से पहले ही उनको जूस का ग्लास दिया और कहा कि भाई आप छोड़ो ये सब, हमें नहीं चाहिए सेपरेट इलेक्ट्रोड। लेकिन वहीं पर सिर्फ गांधी जी ने भी उनकी भावनाओं को समझते हुए उन्होंने कहा कि भाई अब हम सेपरेट इलेक्ट्रोड तो नहीं कर सकते, लेकिन हम ये कर सकते हैं कि तुमको दलितों को हम सीट्स दे सकते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली में। 71 से फिर 147 सीट्स करवा दी गई थी लेजिस्लेटिव असेंबली में दलितों के लिए। फैक्ट नंबर 9, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जब कोई आउटसाइडर, कोई फॉरेनर अपने भारत देश के किसी आदमी के बारे में जाने, लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि एक टेक्स्ट बुक सेपरेट है वहां पर कोलंबिया में, एक सेपरेट टेक्स्ट बुक है द वेटिंग ऑफ वीजा, जो कि ऑटोबायोग्राफी है अपने बाबा साहब की, जो कि कोलंबिया में सिर्फ 20 पेजेस की है, और उसको टेक्स्ट बुक के जरिए, टेक्स्ट बुक है वो वहां पर, जैसे अपने यहाँ एनसीईआरटी होती है वहां पे वैसे है। तो ये बहुत एक प्राउड मूवमेंट है, और जो कि नंबर 1 स्कॉलर भी कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने ही दिया। सो द फैक्ट नंबर 10 इज कि एक यूनिवर्सिटी है, आपको मालूम होगा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी फेमस है ना, तो उसने रिसर्च की जिसमें उन्होंने 100 लोगों को चुना, जिसमें उन्होंने रैंक दी द मेकर्स ऑफ यूनिवर्स के टाइटल से। उसमें से अपने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी का नंबर 4 था। कितनी प्राउड की बात है ना, यही दिया हम। एक्चुअली हम 10 फैक्ट कर चुके हैं। अब देखो एक ऐसा फैक्ट है 11, जिसमें ना औरतों को, एक जो दलित औरतें थी उनको सिर्फ अपने घुटनों तक ही साड़ी पहनने का होता, जिसको हम घघरी बोलते हैं या फिर कुछ और भी बोलते हैं, पता नहीं क्या होता है वो, तो वहां तक ही था। लेकिन बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने ही उनको ये कहा कि भाई हर एक औरत को हक है वो अपने पूरे पैर ढके, हाथ ढके। तो उन्होंने ही दलितों को ये राइट दिलवाया कि वो अपने पैरों तक वो साड़ी पहन सके। सो फैक्ट नंबर 13 ये है कि आपको मालूम है वो हिंदू थे, लेकिन 1956 में उन्होंने अपना धर्म चेंज किया था, वो बुद्धिज्म में कन्वर्ट हो गए थे, क्योंकि उनको प्रॉब्लम थी ऐसी चीजों से जो मतलब किसी पर्टिकुलर तबके को नीचे करे। तो ये फैक्ट 13 हो गया। अब फैक्ट 14 कुछ ऐसा है कि आप सबको मालूम है कॉन्स्टिट्यूशन के निर्माता वही है, फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। दरअसल इसमें जो राइट्स, जो लॉज हैं, उससे ना अपना देश सबसे बड़ी डेमोक्रेसी माना जाता है वर्ल्ड में। सबसे बड़ी डेमोक्रेसी वाला देश अपना भारत है, ये आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा। सो ये फैक्ट 14 है। तो फैक्ट नंबर 15 ये है कि उन्होंने बहुत सारी बुक्स लिखी, 20+ बुक्स उन्होंने लिखी, जिसमें से फेमस बुक्स हो गए अपनी प्रॉब्लम ऑफ रूपी, जो कि आरबीआई का फॉर्मेशन में काम है, वेटिंग फॉर वीजा उनका ऑटोबायोग्राफी, एनाइलेशन ऑफ कास्ट, ये भी बहुत उनकी फेमस बुक है। और उन्होंने 5 पीरियोडिकल्स भी दिए, जिसमें से जनता, समता, बहिष्कृत भारत, मूक नायक, ऐसे क्षमता, ऐसे हैं कुछ, जिसमें से ये बहुत फेमस हुई उनकी बुक्स, जिससे आप अगर चाहो तो पढ़िएगा, मैं भी पढ़ूंगा बाद में। सो आज जो मैंने सवाल किया था सबसे पहले, जो था कि उनके लिए इम्पोर्टेंट क्या है, देश पहले आया या फिर अपना समुदाय, इसका आंसर आपको मिल गया होगा, क्योंकि जो मैंने 15 फैक्ट्स डिस्कस किए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे उनकी लाइफ से, जिसमें से उनकी जो है ना टॉप मोस्ट चीज़ें, वो सबसे कंट्री को डिफाइन कर रही थी। चाहे वो अब आप ले लीजिए स्कॉलर हो गया, या फिर मेकर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हो गए। अब ऐसी बहुत सी चीज़ें जो अभी तक भी नहीं बताई देखा मैं, लेकिन फिर कभी फ्यूचर में देखूंगा। तब तक के लिए आप इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना, और मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।